रिवर्स पॉलिट्रोपिक का इसमें लिख रहे हैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख रिवर्सिबल एडियाबेटिक बनाना आइसोथर्मल तत्व एडियाबेटिक ठीक है रिवर्सिबल फोर्थ नंबर को रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कल हुआ था आइसोथर्मल तक, आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कल तक हम लोग देखे थे कि क्लोज्ड सिस्टम वर्क आइसोथर्मल के लिए क्या होगा। जस्ट आइसोथर्मल में क्या करते थे, वर्क इज इक्वल टू पीडीवी लेते थे, ठीक है, और उसको पी को सी बाई वी लिखते थे उस इक्वेशन। जस्ट कल वाला ही टर्म में इसको फिर से देख लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। सबसे पहले ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या है, p v टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहां पे लिख देंगे p v टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए क्या था, p v इक्वल्स टू कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे p v टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अभी तक तो यही हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक में q ट्रांसफर 0 मतलब हीट ट्रांसफर 0, यहां पे लिख सकते हैं q ट्रांसफर इक्वल्स टू 0, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ना ये इक्वेशन को हम सजाते हैं, ये एक स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए है, तो इसमें क्या प्रोसेस 1 टू 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 टू द पावर गामा। लिख सकते हैं क्या, जब इतना लिख ही सकते हैं तो इसको सजा दो, p1 बाय p2 इज इक्वल्स टू v2 बाय v1 टू द पावर गामा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक और T और V के रिलेशन निकाले थे रिवर्सिबल एडियाबेटिक का, जब वहां पे कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन में, तो एक ये वाला रिलेशन लिखे थे और एक और रिलेशन आया था TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक तो ये वाला आया था और दूसरा ये वाला आया था, तीसरा जस्ट इसी को प्रोसीड करोगे तो एक रिलेशन और आएगा कुछ इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, जो कि होता है T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा। बस रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए इतना काफी है, इतना। अगर तुम रिलेशन देखो, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन, जस्ट तीनों के बीच में रिलेशन है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों के बीच में अलग अलग रिलेशन है। इसको भी एक स्टेट के लिए, दूसरा स्टेट के लिए लिखना होगा तो T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसे करके लिख सकते हो। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क, किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक ही चीज तो आज तक पढ़े हैं, वर्क क्लोज्ड सिस्टम के लिए P into dV। इंटीग्रेट कर दो इसको, देखिए क्या होता है P। अब यहाँ देखो P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक एक स्टेप ध्यान में रखिएगा तो तुम्हारा हो जाएगा P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C by V टू द पावर गामा,
लिख सकते हैं क्या? जस्ट वही चीज p इक्वल्स टू c v टू द पावर गामा लिख सकते हैं। dv तो वैसे ही रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो दूसरा टर्म में क्या करते हैं, v टू द पावर गामा को ऊपर लेके जाते हैं, जस्ट वही चीज है c v टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा c v टू द पावर माइनस गामा dv इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो मेरा कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, जैसे ही कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर माइनस गामा dv होगा। हाँ प्रोसेस 1 to 2 होगा, प्रोसेस 1 to 2 मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज तक, इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, यहां पे ब्रैकेट में चलो लिख देते हैं यहां पे, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, ठीक है। अगर इसी का तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है dx टू द पावर n का, तो n x टू द पावर n minus 1 डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन वो होता है, यहां पे इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे देखो तुम c तो ऐसे ही होगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 होगा, और इसका लिमिट कहां से कहां तक सेट है, 1 से लेकर के 2 तक। हम इसको ना कॉमन निकालते हैं, 2 के लिए भी चीज वही है, 1 के लिए भी चीज वही है, केवल वॉल्यूम में 2 और 1 होगा, तो ये वाला चीज तो वही है, गामा माइनस गामा प्लस 1, इसको c डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, इसका लिमिट को सेट कर दो, v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों लिमिट को लिख सकते हैं। अब देखो इसको ना तोड़ रहे हैं, इसको जस्ट तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं कि अगर मान लो यहां पे फिर से देखो एक नोट पॉइंट में x टू द पावर y है और x टू द पावर 1 है, तो इसको x टू द पावर y प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही x टू द पावर y प्लस 1 है, तो x टू द पावर y into x टू द पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, उल्टा चीज, जस्ट वही चीज यहां पे है, v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, इसको जब तोड़ेंगे तो v2 टू द पावर माइनस गामा into v2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, जस्ट वही चीज कांस्टेंट माइनस गामा प्लस 1 into v2 टू द पावर माइनस गामा into v2 माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा into v1 लिख सकते हैं, प्लस 1 कहां into 1 यही तो है, अगर कुछ नहीं है तो ये 1 ही है ना, 1 ही है ना, तो दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो x टू द पावर मान लो माइनस वाई प्लस 1 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे, तो x टू द पावर माइनस वाई इंटू x टू द पावर 1, चीज तो वही है ना, x टू द पावर 1 तो x ही होगा, वैसे v टू द पावर 2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बाबू है तो बता दो, नहीं है चलो जस्ट यही इक्वेशन को तुम ही बताओ कि c जो कांस्टेंट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में pv टू द पावर गामा इक्वल टू c है, तो c की जगह pv टू द पावर गामा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू pv टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ब्रैकेट में क्या क्या है, v2 टू द पावर माइनस गामा इनटू v2 है माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा v1। कोई दिक्कत ये भी स्टेप पे देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है दिक्कत, ठीक है। इसको हम अंदर करते हैं, यहां पे ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, यहां पे क्या लिखे हैं p1 v1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू p2 v2 टू द पावर गामा, तो यहां पे हम ये जो कांस्टेंट टर्म है ये जब यहां आएगा तो 2 के टर्म में आएगा, यहां पे आएगा तो 1 के टर्म में आ जाएगा, चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, इस चीज को यहीं पे रखते हैं, इसको हमको अंदर करना है,
जब अंदर करेंगे तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, एक एक चीज अगर छूट जाएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। P2 V2 टू द पावर गामा, इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ये वाला टर्म मेरा बचा है V2 टू द पावर माइनस गामा इनटू V2 है, ये दो, ये वाला चीज ये वाला है, ये वाला चीज ये वाला आ रहा है। इसके बाद देखो माइनस, फिर से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? P1 V1 टू द पावर गामा, ये वाला चीज को लाएंगे यहाँ पे, अगर लाएंगे तो क्या लिखेंगे? V1 टू द पावर माइनस गामा इनटू V1 है। इसको ना सेपरेट कर दो, इसको यहाँ पे सेपरेट कर दो। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे मान लो x टू द पावर माइनस y है, और सॉरी x टू द पावर y है इनटू x टू द पावर माइनस y है, ठीक है। जब ऐसा टर्म है तो जब ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर y डिवाइडेड बाय x टू द पावर y लिख सकते हैं। चीज तो सेम हो गया, ऊपर जाता है ये माइनस हो जाता है, नीचे आता है प्लस हो जाता है, तो दोनों को काट के कॉमन नहीं लिख देंगे, लिख देंगे। चीज यहाँ पे देखो तो ये दो टर्म वही है, एक है V2 टू द पावर गामा, एक है V2 टू द पावर माइनस गामा। ये V2 टू द पावर जब नीचे आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा और दोनों कट जाएगा, तो वन बचेगा यहाँ पे। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, कट कर दिए। इसको रिवर्स से कट कर सकते हैं, कट कर दिया हम। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, मेरा बचा क्या? 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 P2 V2 माइनस P1 V1। जस्ट इसको ना रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज क्या करते हैं? यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो माइनस गामा प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। इसको छोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस गामा माइनस माइनस प्लस 1। चीज को सेम है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, चीज वही है। जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी को माइनस को ऊपर लेते हैं, इसी को जस्ट रीअरेंज करके लिखते हैं ऐसे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 हो गया। हो गया क्या? कैसे हुआ? यहां से माइनस निकाल के ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंके तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो प्लस वाली चीज को पहले लिख दिया। समझ में आ गया? मतलब फर्स्ट इनिशियल स्टेट का P1 V1 माइनस फाइनल स्टेट का P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अगर तुम इतना दे दिया तो तुम वर्क डन किसका निकाल सकते हो? रिवर्सिबल एडियाबैटिक का। मतलब कि इनिशियल स्टेट में तुमको बोल दिया कि इनिशियल स्टेट में प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, फाइनल स्टेट में प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है, गामा का वैल्यू इतना है, तो तुम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो क्या? यही तो है वर्क डन, यही तो है वर्क डन, यही तो है वर्क डन, वही तो है वर्क डन। इसको फिर से पता करते हैं, यही तो है वर्क डन। देखो इसको 4 स्टार का नया रूप में दे रहे हैं, और स्टार देना है क्या? मान लो यहाँ स्टार देना है, इसको ऐसे काटो, ऐसे 5 स्टार। 5 स्टार आजकल सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग में गाड़ी में बैठे हो। वर्क डन इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। किसके लिए है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक फॉर क्लोज्ड सिस्टम के लिए क्या है? P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। आ गया समझ में? आ गया? अगर आ गया समझ में तो फॉर आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं क्या? फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा? फॉर आइडियल गैस PV equals to MRT। तो P1 V1 equals to MRT1, P2 V2 equals to MRT2। तो जस्ट यहाँ पे अगर लिखेंगे तो MR T1 minus T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 नहीं हुआ? हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं।
इसी को जस्ट एम आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 लिखिए, इसको सेपरेट कर दिए, ठीक है। यहां से ना T1 को कॉमन ले लिए हम, T1 को कॉमन ले लिए, T1 को यहां पे कॉमन ले लिए। जब T1 को कॉमन ले लिए, जब T1 को कॉमन ले लिए, इसे हटा देते हैं। T1 को जब हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा क्या मेरा? T1 को कॉमन ले लिए तो 1 बचा, माइनस T2 बाई T1 बचेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज है ना। T1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1 है, T1 इंटू 1 T1 माइनस T1 इंटू T2 बाई T1, तो T1 T1 कैंसिल, T2 बचा, T1 माइनस T2, यही चीज तो है। समझ में आ गया? बस खाली ना रीअरेंज किए हैं, दिमाग नहीं गड़बड़ हो रहा है, बस केवल रीअरेंज किए हैं। अब देखो यहाँ पे एम आर T1 गामा माइनस 1 माइनस T2 बाई T1, यहाँ को हम T2 बाई T1 को क्या हम इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं? T2 बाई T1 गामा माइनस 1 बाई गामा लिख सकते हैं। जस्ट इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे एम आर T1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस P2 बाई P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते थे क्या? कर सकते थे या नहीं? यस सर, कर सकते थे या नहीं? कुछ नहीं है, बस इसका ना रीअरेंजमेंट है। तुमको किस हिसाब से डाटा दिया हुआ है, उस हिसाब से तुमको वहां पे निकालना पड़ेगा। अगर केवल इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल और इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला निकाल दो, चीज तो वही है। अगर तुमको फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, ये सब से छुटकारा पाना है और केवल दो चीज दिया हुआ है, एक चीज टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों प्रेशर दिया हुआ है, डायरेक्टली निकल जाएगा। इसी को बस क्या किए, रीअरेंज किया। चाहोगे तो यहीं से तुमको डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन तो तुमको मालूम है। इसी को यूज करके ना यहाँ सारा कुछ लिखना है। तुम पहले निकालो या फिर बाद में निकालो, तुमको निकालना पड़ेगा जो टर्म दिया हुआ है। आगे या बात समझ में, ये है फॉर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के लिए वर्णन। क्या है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के लिए वर्णन? W is equal to P1 V1 minus P2 into by gamma minus 1. कितना स्टार दे दे? 5 स्टार। 8 स्टार, हाँ 8 स्टार दे दे। आगे ठीक समझ में? इसको भी ना थोड़ा सा साइड में, कॉपी के जस्ट साइड में जैसे हम लिखे हैं, इसको भी लिखते चलना, ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे कैसे किए हैं। ये सबको अलग से एक सेक्शन में ये है मेरा क्लोज्ड सिस्टम वर्क फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कल 3 प्रोसेस के बारे में कर लिए थे, आज ये 4वां प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और एक और बचेगा पॉलीट्रोपिक। तो पॉलीट्रोपिक में क्या होता है? क्योंकि गामा की जगह पर क्या होता है? एन होता है, तो उसका डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, डायरेक्ट वही से कंक्लूजन लिख। ये हो गया ना, और वो क्वेश्चन हुए छोड़ना
पड़े तो रिवर्स करो। चलो फिफ्थ में क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताओ एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में क्या अंतर है इक्वेशन में? एडियाबैटिक का क्या इक्वेशन है? pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट और पॉलीट्रॉपिक का क्या इक्वेशन है? pv टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट pv to the power n equals to constant और n जनरली n जो होता है वो गामा से छोटा होता है बड़ा होता है? गामा से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। गामा से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है, यानी ये वाला केस होता है यानी ये वाला केस होता है जनरली जो देखा गया है जनरली। ठीक है, अब वहां पे क्या था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वर्क डन जो आया था वो pv टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट है, वही वर्क कराएगा। तो गामा की जगह हम क्या बैठाते हैं? पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं w इक्वल्स टू p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और यही हो गया तुम्हारा किसके लिए वर्क? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्लोज ओवर के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। कोई दिक्कत सिस्टम में अलग एप्लीकेशन कर रहा है, कोई दिक्कत? ओपन सिस्टम के अलग एप्लीकेशन। हां, इसके लिए तो अलग ये है, यूनिक है। ये केवल जो कोड सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। लिख लो इसको के बाद टाइम वो कोई सिस्टम है ही नहीं, बताइए। हाँ, वो नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि जो अंदर है ना तो बाहर भी जा सकता है, या फिर बाहर का चीज ना अंदर आ सकता है। ऐसा कभी अंदर हुआ है? तुम एक वाटर बॉटल लेते हो जिसमें कि क्या बोलते हैं कि इंसुलेटेड है, गर्म पानी रहेगा तो गर्म पानी ही रहेगा, वो जो इसी वाला लेते हो मीटर वाला। हाँ, अब बताओ कि उसमें 1 लीटर पानी भर दो, क्या जितना ही भरना है भर दो, उसको 2 दिन तक ऐसे ही रखो, ठंडा नहीं होगा क्या? होगा ठंडा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ठंडा। तो कोई भी चीज इंसुलेटेड परफेक्टली इंसुलेटेड होगा ही है, इसलिए वो चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। वो केवल और केवल कहानी बताने के लिए, आइडियल सिचुएशन को बताने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, उस तक कैसे पहुंचे इसलिए आइडियल चीज को पढ़ा भी जाता है। तो आइडियल सिस्टम के लिए कोई वर्डन वगैरह नहीं होता है, जो इमेजिनरी चीज है, वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। हम केवल और केवल 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज और ओपन। क्लोज के लिए अभी पढ़ रहे हैं, ओपन के लिए एक अलग से यूनिट बनाएंगे। ठीक है, ये वाला लिख लो, ठीक है। अगर तुम पब्लिक बना देता हो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, ये जो भी है बताया था नहीं? हाँ, ठीक है। चलो तो इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफ के बेस पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिमार्केबल क्वेश्चन है, रिमार्केबल क्वेश्चन है, रिमार्केबल क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग वर्क डन में 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तुम बताओ, जस्ट क्लोज सिस्टम के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सिस होता है, क्लोज सिस्टम का जो कर्व, क्लोज सिस्टम का जो वर्तन है, वो जो कर्व वहां बना रहता है, वो वॉल्यूम एक्सिस में जब प्रोजेक्टेड करते हैं तो वर्तन देता है मेरा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाना है वाला। अब देखो कुछ इस तरह से है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन
1 स्टार और 2 स्टार नहीं है, ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटेड है। क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनियो और ध्यान से समझियो, कवे बनियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है ना कि जो मेरा प्रोसेस है, पांचों प्रोसेस आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वो पांचों प्रोसेस अलग अलग सिलेंडर पिस्टन में हो रहा है। समझना है? अलग अलग पिस्टन सिलेंडर में हो रहा है विद सेम पिस्टन और सिलेंडर का साइज है, सेम पिस्टन सिलेंडर का साइज है और पांचों प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। उसमें एक कंडीशन गिवन है कि सारे प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या फिर पॉलीट्रोपिक हो या फिर आइसोबारिक हो या फिर आइसोकोरिक हो या फिर आइसोथर्मल हो, पांचों प्रोसेस के लिए जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है, सेम फॉर ऑल द प्रोसेस। याद रखना, फॉर ऑल द प्रोसेस। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन किया हुआ है कि जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा, जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा वो भी तुम्हारा सेम रहने वाला है फॉर ऑल द प्रोसेस। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि पांचों प्रोसेस हो रहा है मेरा, पांच तरह का प्रोसेस पढ़ते हैं, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, पांचों प्रोसेस हो रहा है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहने वाला है फॉर ऑल द प्रोसेस। उसके लिए एक पीवी डायग्राम को दिया हुआ है। पीवी डायग्राम क्या उसका इस तरीके से बनेगा क्या, देखना थोड़ा सा जरा। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। इनिशियल पॉइंट ये हुआ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। फाइनल पॉइंट हम कुछ यहां पर रिमार्क करते हैं, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम यहाँ का अगर मुझे मेजर करना होगा तो ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम होगा V1, ये मेरा होगा इनिशियल वॉल्यूम V2, होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ, थोड़ा सा लंबा हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि सेम इनिशियल वॉल्यूम सेम फाइनल वॉल्यूम होगा। अब हम पांचों प्रोसेस जो मेरा हो रहा है, पांचों जो प्रोसेस हो रहा है सबके लिए यहाँ पे ग्राफ में लाइन खींचेंगे या फिर कर्व होगा तो कर्व बनाएंगे। अब सबसे पहला प्रोसेस लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम में उसका कैसा लाइन होता है, वो हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्या कोई कर्व होता है क्या, कोई कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक समझ जाता है, ये है मेरा ए, ठीक है। ये किसका लाइन है, आइसोबारिक का। अब देखो आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक का कैसे बनेगा, कर्व बनेगा। हाँ सर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे बनेगा ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में क्या कोई वर्क डन होता था क्या, तो वर्क डन हमें 0 होता था। तो क्या उसका कोई बनेगा डायग्राम में, कोई वो एरिया ही नहीं देगा। क्यों एरिया नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऐसा है। अब ये वॉल्यूम एक्सिस पे क्या कोई एरिया देगा क्या, नहीं देगा। इसलिए उसका जब एरिया ही नहीं देगा तो वर्क डन 0 है। और हम ऐसे ही पढ़ रहे थे PdV डिफरेंस इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, तो वर्क डन 0। तो आइसोकोरिक यहाँ लेंगे क्या, नहीं लेंगे। एक प्रोसेस का मेरा वर्क डन 0 होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। फिर थर्ड प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं आइसोथर्मल। तो पीवी इक्वल टू कौन सा लेंगे, हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये है मेरा बी कर्व, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस में आता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है कि नहीं, तो थोड़ा सा और कर्व बनेगा कि नहीं, जस्ट ये वाला प्रोसेस होगा। हम यहाँ तक क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम भी सेम है फॉर ऑल द प्रोसेस। ये वाला है मेरा सी वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। जब रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक बनाएंगे तो जस्ट इसके बीच में होगा उसका, ठीक है। जब बीच में होगा तो थोड़ा सा इसको ना मिटाते हैं,
क्योंकि बीच में जगह नहीं बचा। तो ये मेरा हो गया बी का आइसोथर्मल का और पॉलीट्रोपिक का ये हो गया डी। हम इसको कर देते हैं पॉलीट्रोपिक को, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो ए मेरा लाइन है वो आइसोबारिक के लिए है, बी जो लाइन है वो आइसोथर्मल के लिए है, डी जो मेरा लाइन है वो पॉलीट्रोपिक के लिए है, पॉलीट्रोपिक के लिए है, और सी जो है वो मेरा एडियाबैटिक के लिए है। और हम आइसोकोरिक का कोई लाइन नहीं बनाया है तो वो वर्क देता ही नहीं है, कोई रहेगा देता नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से समझना। क्वेश्चन 5 स्टार रेटेड का है। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है कि मेरा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मेरा पांचों का पांचों प्रोसेस हो रहा है, और वो प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। मेरा पांचों प्रोसेस हो रहा है। कंडीशन कुछ इस तरीका से है कि कंडीशन क्या होगा कि इनिशियल वॉल्यूम सेम होगा फॉर ऑल द प्रोसेस, फाइनल वॉल्यूम सेम होगा फॉर ऑल द प्रोसेस। तो बताइए कि वर्क डन किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। वर्क डन किसमें कम होगा, मतलब एक सीरियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किसका वर्क डन कैसे होगा, रिलेशन बताना है। W एडियाबैटिक, W पॉलीट्रोपिक, W आइसोथर्मल और W आइसोबारिक। ये चारों प्रोसेस के बीच में तुम्हारा क्या रिलेशन होगा, ये डायग्राम देख करके बताओ। डायग्राम कुछ उस तरीका से बनाया है, इनिशियल स्टेट 1 लिए है, फाइनल स्टेट 2 लिए है। जो चारों का चारों मेरा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कौन से वॉल्यूम का स्टेट भी बनाया तो उसका वर्क डन 0 होता है, उसका कोई एरिया नहीं देगा, तो ऐसा लाइन हो जाएगा तो कोई एरिया ही नहीं देगा, वो 0 होता है। तो ये बताना है यहाँ पे कि इनिशियल स्टेट से लेकर के फाइनल स्टेट तक जाने में जो चारों का चारों कर्व हम बनाए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ चारों कर्व के बारे में, तो ये बताओ कि चारों का वर्तन के बीच में रिलेशन कैसा होगा, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा। एडियाबैटिक सबसे ज्यादा होगा। चलो बताओ, सोच समझ के, क्योंकि बताओगे तो हर एक क्वेश्चन में मेरा वाई होगा। क्यों? क्योंकि सर देखिए फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस 6 कवर किया है, इसीलिए एडियाबैटिक तो ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा वर्क करना होगा। आंसर कुछ इस तरह है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग को बताए थे, तो कॉन्सेप्ट ये था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि वर्क डन फॉर क्लोज्ड सिस्टम के लिए क्या होता था मेरा PdV। अगर इसी चीज को हम ग्राफ में देखें, ये मेरा प्रेशर एक्सिस है, ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है और ये मेरा ग्राफ है, तो इसके नीचे का एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे जब तुम प्रोजेक्ट करोगे, इसके नीचे का एरिया जो तुम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे, ये वर्क डन देगा कि नहीं देगा? यस सर, ये सबसे देगा। तो यहाँ पे बताओ कि किसका एरिया ज्यादा है, कौन सा लाइन का एरिया ज्यादा है। ए वाला कर्व लाइन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है क्या, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहा है, तो ए का वर्क डन ज्यादा होगा। ए कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। फॉर सेम इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, आइसोबारिक प्रोसेस हैज डन मोर वर्क। सबसे ज्यादा वर्क कौन देगा? आइसोबारिक में। तो यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन कर देंगे क्या। उसके बाद फिर आइसोथर्मल, ये तो ठीक है, ठीक है, ये है आइसोबारिक। इसके बाद फिर बी कौन सा लाइन है? आइसोथर्मल। उसके बाद ये वाला यहाँ से देखो, यहाँ से एरिया ये वाला कवर कर दिया, बी वाला, तो आइसोथर्मल। इसके बाद डी वाला कौन सा है? पॉलीट्रोपिक।
और सबसे कम कौन दे रहा है? एडियाबेटिक। समझ में आया क्या आंसर होगा? और यही होगा तुम्हारा आंसर, यही है तुम्हारा लाइफ चेंजिंग आंसर। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया है, गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम में दे सकता है, कहीं उसका कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेगा? कंपेयर कीजिए चारों प्रश्न को, कौन सा वर्णन ज्यादा देगा कम देगा। फिर से बताते रहे इसको। यहाँ पे देखो, जो सी कर्व में मेरा कौन सा है? एडियाबेटिक लाइन है। हम लोग स्लोप से जानते हैं, ठीक है। तो सी वाला का देखो एरिया कितना है, यहाँ पे देखो सी वाला का जो एरिया है ये वाला है। डी वाला कर्व का देखो इतना ज्यादा हो जा रहा है, इतना ज्यादा। डी कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रोपिक, यानी पॉलीट्रोपिक जो है वो एडियाबेटिक से ज्यादा वक्त देगा। ये वाला प्रश्न आ गया। इसके बाद बी देखो कौन सा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में देखो ये वाला एरिया और ज्यादा मिल रहा है तुमको। आइसोथर्मल का ये वाला एरिया और ज्यादा मिल रहा है किससे? पॉलीट्रोपिक से और एडियाबेटिक से, ठीक है। तो ये यानी आइसोथर्मल का जो वर्णन होगा वो पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक से ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद ए वाला को देखो सबसे ज्यादा, ये वाला को एकदम इतना और ज्यादा ले रहा है, मतलब आइसोथर्मल से भी इतना ज्यादा एरिया ले रहा है। मतलब कि जो एरिया तुम कैलकुलेट करोगे ना इसका, तो सबसे ज्यादा ए का निकलेगा। आइसोबारिक का सबसे ज्यादा वर्णन होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का, आंसर कुछ इस तरह का। आगे समझ में कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट था? तो हमेशा ना फॉर्मूला रखने से नहीं होता है, इसलिए तुम लोगों को डिराइव करके, इसीलिए तुम लोगों को ये वाला ना समझाया थे 5 स्टार के लिए। ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटेड है, भूलना मत। कभी भी कोई भी एग्जाम में टपक सकता है। क्वेश्चन सेटिंग के अगर माइंड में सेवर के माइंड में आ गया, कभी भी कोई भी एग्जाम में टपक सकता है। कंपेयर कीजिए, चाहे कुछ भी दे सकता है। वही मान लो चारों क्वेश्चन तुमको बता दिए, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन कोई दो प्रोसेस के लिए भी तो पूछ सकता है कि हमको बताइए कि पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक वो सेम इनिशियल वॉल्यूम और वो सेम फाइनल वॉल्यूम हो रहा है, तो कौन सा वर्णन ज्यादा देगा? कौन सा वर्णन ज्यादा देगा? आइसोबारिक। आइसोबारिक तो अलग प्रोसेस है, हम दो प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक। पॉलीट्रोपिक ज्यादा देगा। आ गया समझ में? गलती होगा क्या क्वेश्चन है? कोई भी एग्जाम नहीं होगा ना। अच्छा ग्राफ हम लोग बनाना ग्राफ हम समझाने के लिए बता दिए थे, लेकिन हो सकता है कि बना होगा और नहीं तो फिर नहीं भी बना होगा। तो कोई ये बोल देगा ना कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, और तुम तो जान रहे हो स्लोप के हिसाब से कौन सा कर्व कैसा होगा। तो हमको कर्व, हाँ हमको याद है कि करना लाजवाब है, बताया नहीं बताया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो, दुनिया को सीख जाओ। ये रखने सर एसएससी के लिए बोल रहे एक बार एसएससी निकालो, उसका पॉपुलर ले रहे हैं। हाँ अच्छा, क्या बोल रहा है? मतलब एसएससी जेईई एक बार निकालो तो फॉर्च्यूनर मिलेगा दहेज में। वाह, दहेज के लिए तुम पढ़ना जी। फॉर्च्यूनर क्या है? सही तुम ले लोगे, एसएससी जेईई निकालोगे, एसएससी जेईई निकालो, कमाओ 60,000 50,000 50,000 ऐसे वेतन आ जाओ, प्लस में ऑल द फैसिलिटी, जूनियर इंजीनियर का लाओगे। इसके बाद जब उसमें पहुंच जाओगे तो अलग अलग टाइप के बिजनेस करोगे, बिजनेस लाइन में भी जाना है। तो दूसरों को बहुत क्या रहना है, दहेज को अपना पैसा तो खर्च करने में मजा है ना, तो दूसरों को पैसा खर्च करने में मजा नहीं है। बस एक देश के लिए जा रहे हैं। हाँ बस देश के लिए, हाँ थोड़ा सा देश के लिए सेटअप करना है। 10 रुपया ही है तुम्हारा, 10 रुपया कोई दिया तो उसको खर्चा करो, और एक अपना कमा कर 10 रुपया खर्चा करो, तो उससे है ना
होने का टाइम पे ज्यादा खर्चा हो गया। दहेज मेरा आसान नहीं रहा और ये सब चीज बहुत गंदा चीज है। अपना ऐसा पहले चलो जल्दी से शुरू करो बाबू। इसको हुआ तो अच्छा हो जल्दी। एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कराते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का ये सब क्या करना है, इम्पोर्टेंट ही ना करना है। फाइव नहीं हाँ कोई यूट्यूब पे थंबनेल डालना है, थंबनेल आप बनाते ही नहीं, यूट्यूब पे थंबनेल बनाते ही नहीं। हमने अच्छा वो अभी उतना करते ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो एकदम अच्छे से। क्वेश्चन लिखो इस तरीका से, बोर्ड पे ही बना देते क्वेश्चन क्या है। ध्यान से समझियो और ये भी क्वेश्चन है मोर स्टार्टेड वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीका से। ये क्या है, ये क्या है, ये सब पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर और ये पिस्टन पिस्टन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड के लिए गैस भरा हुआ है जो कि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। गैस भर दिए, दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिखता भी है तुम लोग को? वहाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे गैस कैसे दिख रहा है यहाँ पे? ये तो बोर्ड पे बना हुआ है, सुपर पावर हो गया। ठीक है, तो अब हम मान ले रहे हैं वहां पे गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो गैस भरा हुआ है, अब इसको ना हीट सप्लाई करो। हीट को सप्लाई की, जैसे ही हीट को सप्लाई करोगे, जैसे ही हीट को सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, प्रेशराइज जैसे ही करने की कोशिश किया तो पिस्टन का थोड़ा सा मूवमेंट हो गया, और पिस्टन का मूवमेंट कुछ इस तरीका से हुआ कि कुछ पिस्टन यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ गया। पिस्टन इस गैस के प्रेशराइज होने की वजह से जो मेरा पिस्टन का मूवमेंट था यहाँ से यहाँ आ गया, और पिस्टन जितना मूवमेंट किया ना उसका वैल्यू है 0.3 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कि पिस्टन का मूवमेंट 0.3 मीटर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब dx हो गया। एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। वहां पर इनिशियल प्रेशर P1 100 किलो पास्कल था, P2 मान लो 50 किलो पास्कल हो गया आफ्टर एक्सपेंडिंग 50 किलो पास्कल। लेकिन यहाँ हीट को भी तो सप्लाई दे ही रहे हैं, उतना अमाउंट हम लोग नहीं दे रहे हैं सब, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि इसमें हीट का सप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वो एक्सपेंड कर रहा है, वो पिस्टन को ढकेल रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर जो है स्टेट 2 पे P2 कितना है 50 किलो पास्कल। क्वेश्चन में थोड़ा सेंस किया, इसको हीटिंग नहीं किए हैं, तो हीटिंग नहीं करेंगे ऐसे ही एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। P2 है 50 किलो पास्कल, स्टेट 1 ये था, स्टेट 2 ये था। तो अब बताइए कि जो पिस्टन के द्वारा वर्क किया गया वो वर्क कितना होगा? फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन इन किलोजूल। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये गैस था, ये गैस
पिस्टन को मूव कराने की कोशिश किया, प्रेशराइज किया तो मूव किया पिस्टन यहां से यहां गया तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 0.3 मीटर है। पिस्टन का जो एरिया है वो दिया हुआ है हमारा 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों गिवन है, तो बताइए कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द पिस्टन क्या होगा, बताइए, निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? निकालो, मात्र 3 मिनट का समय है, 3 से 4 मिनट का, 3 से 4 मिनट का समय है। आराम से 1 मिनट क्वेश्चन छापने में लगाओ, 3 मिनट बनाने में 3 से 4 मिनट, तो 5 किलो की बनाओ अच्छे से। सही है कि नहीं सर 30 किलो? बाद में देखेंगे सही है कि नहीं, बनाओ पहले अच्छे से, सोच के नहीं बनाना है, कैलकुलेट करके बनाना है अच्छे से। तुम तो इमेजिनरी चीज को ज्यादा ध्यान से रखने लगा, इमेजिन किया 30 किलो बनाओ पहले अच्छा है। उसको पहले पीवी डायग्राम बनाओ, पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, ये भी तो बन सकता है। और जो लोग YouTube पे देख रहे हो वो यहाँ वीडियो को स्टॉप करके या फिर तुम लोग को भी टाइम मिल रहा है, जस्ट पेन पेपर उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे तुम लोग भी वहाँ पे सोल्व कर दो। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीवी डायग्राम बना लोगे, आंसर आ जाएगा। पीवी डायग्राम सबसे पहले करो, मेन काम होना चाहिए तुम्हारा पीवी डायग्राम। क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, सारा कुछ है यहाँ। इससे ज्यादा डाटा देना हेल्थ के लिए इंजीनियर्स होगा।
चलो देखो यहाँ पे लिखो, ये है मेरा प्रेशर एक्सिस और ये है मेरा वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। इसमें हो रहा है क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कोई हीट वगैरह सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, और वो भी कैसा घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम नहीं बन जाएगा। ये था मेरा स्टेट 1, ये था मेरा स्टेट 1 और ये था मेरा स्टेट 2। अब इसी के नीचे का एरिया तुमको लेना है, किस पे इसको प्लॉट करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस प्लॉट करेंगे। वॉल्यूम एक्सिस पे जब प्लॉट करोगे ऐसा तो ये वाला एरिया तेरा वर्णन देगा, देगा कि नहीं देगा। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो मेरा वर्णन देगा। अब ये बताओ कि ये मेरा V1 था, ये मेरा V2 है और ये मेरा P1 था, ये मेरा P2 है, ठीक है। आगे समझे। अब ये बताओ कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, dx 0.3, एरिया तुम्हारा दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर इसका। तो पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में जब इतना वॉल्यूम हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ये वाला पोर्शन चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अगर ये वाला पोर्शन होगा तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम, तो हम डायरेक्ट V1 minus V2 sorry V2 minus V1 is equals to area of piston into displacement लिख देंगे, वही होता है ना, एरिया into displacement। एरिया कितना है 5 into 0.3 कितना हो जाएगा 1.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, 5 से पढ़ करो 1.5 मीटर क्यूब। अब बताओ V2 माइनस V1 का वैल्यू 1.5 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1.5 मीटर क्यूब हो गया, वो 1.5 मीटर क्यूब हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे हमको ये वाला एरिया निकालना है दोनों। चलो मान लेते हैं कि ये वाला एरिया मेरा 1 है, ये वाला एरिया मेरा 2 है, तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया 2 आप निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। तो सबसे पहले 1 का एरिया निकालते हैं। ये रेक्टेंगल क्या दिख रहा है, ये इनटू ये P2 मेरा कितना है, P2 मेरा कितना है 50 किलो पास्कल और dV कितना है 1.5। तो एरिया ऑफ 1 इज इक्वल्स टू P2 into V2 minus V1। P2 कितना है 50 किलो पास्कल और चेंज इन वॉल्यूम मेरा आया है 1.5 मीटर क्यूब आया है क्या। एरिया कितना निकल जाएगा 50 into 75, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 कितना दिया 75 किलो जूल बराबर, एरिया ऑफ 1 75 किलो जूल, ठीक है। वैसे ही एरिया ऑफ 2 निकाल देंगे। एरिया ऑफ 2 कितना होगा हाफ इनटू P1 माइनस P2 इनटू dV हो जाएगा। यस सर। P1 माइनस P2 इनटू dV, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ इनटू बेस टू हाइट, तो P1 माइनस P2 हाफ इनटू P1 माइनस P2 100 माइनस 50 कितना आएगा फिर से 50 और dV मेरा 1.5 आया है, 2 से 25 into 15 करोड़ कितना आएगा 25 into 15 करोड़ कितना आएगा, वैसे भी निकाल सकते हो 15 से 75 5 में 7 15 10 30 और 7 33000 375 बस खत्म हो जाता है। 15 into 25 किया 375, एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे 37.5 किलो जूल। तो टोटल एरिया मेरा कितना आ गया, टोटल एरिया जो टोटल वर्क दे रहा है एरिया 1 प्लस एरिया 2 75 प्लस 37.5 कर सकते हो क्या, कितना आ जाएगा 112.5 किलो जूल टोटल वर्क डन
कैंसर हो गया। आगे कैसे सोल्व हुआ भैया? फॉर्मूला नहीं हुआ है। कहाँ फॉर्मूला की जरूरत है? फॉर्मूला की जरूरत है क्या? जब तुमको ग्राफ सीधा समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा दे दिया ना, एरिया इनटू चेंज इन लेंथ दे दिया तुम्हारा, तो तुम्हारा तुमको डीवी दे दिया ना डायरेक्टली। आगे बात समझने, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है गेट में, है जेई वगैरह में डायरेक्ट वर्क डन इक्वल टू P into dV होता है ना कि यहाँ पे तो पीडीवी होता है, वो किसके लिए होता है? वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए होता है। पी कांस्टेंट है या पी कांस्टेंट है क्या? तब भी सारा चीज समझो। अच्छा ब्रो, ये गेट लेवल का क्वेश्चन था। जेई वगैरह में इतना ज्यादा नहीं पूछता है। जेई वगैरह में सिंपली फॉर्मूला बेस्ड पूछता है तुमको डायरेक्टली, या फिर ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और ये भी क्वेश्चन 5 स्टार से कम नहीं है, इसको दे दो तो हाँ बोलो और स्टार दे देते हैं। जल्दी से छापो, हो गया हुआ तुम्हारा इसलिए ग्राफ बनाना। चलो यहाँ तक हीट एंड वर्क चैप्टर में वर्क के बारे में आप लोग देखिए, क्लोज सिस्टम में क्या क्या वर्क हुआ। इसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस में 5 प्रोसेस में वर्क देखें। इसके बाद क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के टाइप 5 स्टार रिलेटेड क्वेश्चन देखें, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर, मतलब और कौन कौन सा वे में वर्क ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर या फिर डिफरेंट वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, कुछ भी लिख सकते हो। डिफरेंट वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, हाँ कितना फर्क है, ठीक है। डिफरेंट वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, डिफरेंट वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, कुछ काम है क्या? डिफरेंट वे ऑफ वर्क ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पिरल व्हील, स्पिरल व्हील वर्क, स्पिरल व्हील वर्क। ये कुछ भी नहीं है, बस तो दिख रहा है स्पिरल व्हील टाइप का, कुछ भी नहीं है वर्क ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखो जस्ट एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें गैस मौजूद है,
पहले से गैस मौजूद है। इसमें क्या है, एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक मोटर है और मोटर से मेरा जो है वो शाफ्ट घूम रहा है। ये मेरा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरा जो कंटेनर है वो मेरा सिस्टम है, जो मेरा कंटेनर है वो मेरा सिस्टम है। तो ये मेरा बाउंड्री हुआ कि नहीं? हुआ हुआ। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो मेरा एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर देगा वो वर्क है या फिर हीट है। अगर उसमें टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आया तो हीट है, वरना वो वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या टेम्परेचर में कोई जीरो तो यहाँ पर हुआ नहीं, जस्ट एनर्जी का देखो मोटर के द्वारा ये शाफ्ट कुछ इस तरीका से घूम रहा है और ये फैन लगभग चल रहा है, ये जानते हो, या फिर एक शाफ्ट के जरिए एक रोटर यहाँ पे लगा हुआ है वो घूम रहा है यहाँ पे। जस्ट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं, इसके जरिए यहाँ पे बाउंड्री है, उसके जरिए स्टेट 1 से स्टेट 2 में, स्टेट 1 से लेकर के स्टेट 2 में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्क ट्रांसफर हुआ। जस्ट जैसे नहीं बोले कि बाहर से ना वायर के रूप में, वायर के द्वारा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जाकर के बल्ब जल रहा है, तो वर्क जो ट्रांसफर हो रहा है कौन सा वर्क ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर। जस्ट वैसे ही यहाँ पे देखो वर्क जो ट्रांसफर हो रहा है स्पिंडल करके होता है, मैकेनिकली स्पिंडल के द्वारा घूम करके हो रहा है, तो इसको स्पिंडल वर्क ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, स्पिंडल व्हील वर्क ट्रांसफर बोलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज मात्र ध्यान देने का जरूरत है, क्या इसमें कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो हम लोग क्लोज सिस्टम में क्या पढ़े हैं, ये सिस्टम कैसा है, क्लोज है कि नहीं? क्लोज है। अब ये बताओ तुमको एक चीज, मात्र एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये मेरा सिस्टम हुआ क्लोज सिस्टम। अब ये बताओ तुम हमको कि क्लोज सिस्टम हम लोग क्या पढ़े ना, क्लोज सिस्टम हम लोग क्या पढ़े, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी। अगर चेंज इन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज होगा तो वर्क होगा नहीं होगा। बात साफ है। चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वो वर्क डन होगा, वरना नहीं होगा। क्या इसमें कोई चेंज इन वॉल्यूम है? जब dV is not equal to 0, sorry, dV equals to 0, change in volume is equals to 0, तो वर्क डन is equals to PdV is equals to 0 है। लेकिन यहाँ पर वर्क हो रहा है, तुम कैसे कह सकते हो कि वर्क 0 यहाँ पे? क्या कह सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि वर्क 0 यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, तो वर्क 0 कैसे हो गया? वर्क 0 नहीं हुआ। तो ये एक स्पेशल टाइप का वर्क ट्रांसफर है, जिसमें कि चेंज इन वॉल्यूम 0 तो है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होने के कारण पीडीवी 0 है, लेकिन वर्क मेरा 0 नहीं है। दैट इज वर्क इज नॉट इक्वल टू 0। स्पेशल केस है स्पिंडल व्हील वर्क, इसीलिए ये स्पेशल है। हम लोग क्लोज सिस्टम में पढ़े हैं कि W इक्वल्स टू पीडीवी। जब तक कि तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तब तक वर्क डन होगा ही नहीं, और जब तक वर्क डन नहीं होगा वहां पे, यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है कि वर्क डन नहीं होते हुए? ये मोटर के द्वारा ये शाफ्ट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये बाउंड्री को एनर्जी क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे एनर्जी का क्रॉस करना वर्क होगा कि नहीं होगा? जब वर्क ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन dV 0 है, इसके चलते pdV 0 है, लेकिन वर्क ट्रांसफर 0 नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का वर्क ट्रांसफर है स्पिंडल व्हील वर्क, जिसमें कि pdV तो 0 है लेकिन वर्क 0 नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में तुमको रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा? देखो यहाँ पे इन विच केस क्वेश्चन रहेगा, इन विच केस pdV is equals to 0 but work done is not equals to 0। ठीक है, ऑप्शन ए
piston cylinder arrangement, piston cylinder arrangement. Option B, spindle will work transfer. Option C, both. Option D, none of the above. None of the above. मान लो ये एसएससी जेईई क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। मान लो ये एसएससी जेईई क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा कंफर्म? मारते हैं, लॉक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें पीडीबी 0 होता है लेकिन वर्तन 0 नहीं होता है। तो ये है स्पेशल केस ऑफ। चलो लिख लो इसको। इसमें अगर वर्क को कैलकुलेशन किया जाए, यहाँ पर देखो, अगर इसका वर्क का कैलकुलेशन किया जाए तो कैसे होगा वर्क का कैलकुलेशन? ये शाफ्ट घूम रहा है, कुछ टॉर्क देगा, कुछ इसका स्पीड होगा, तो वर्क डन क्या होता है शाफ्ट के केस में? वर्क डन इक्वल्स टू 2 पाई nt डिवाइडेड बाय 60। अरे वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है? ओमेगा इनटू टी होता है। एंगुलर स्पीड इनटू टॉर्क, एंगुलर स्पीड कितना? 2 पाई n बाय 60 इनटू टॉर्क। ठीक है, n इज इन आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मीटर, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंड टॉर्क, दिस इज टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर, दैट इज जूल। ठीक है, तो मेरा वर्क कितना आएगा? 2 पाई nt बाय 60। अगर इस केस में को वर्क निकालने बोल दिया तो क्या होगा? 2 पाई nt बाय 60। या फिर ऑप्शन में ऐसे कुछ पूछ सकता है कि स्पिंडल व्हील वर्क में बताइए कि वर्क कितना होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कभी टी को इधर कर देगा, कभी एन को इधर कर देगा, तो डायरेक्ट कितना होगा? ओमेगा इनटू टी, मतलब एंगुलर स्पीड इनटू टॉर्क। एंगुलर स्पीड होगा 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60 इनटू टॉर्क। ठीक है, इसको भी लिख लेना। ये क्वेश्चन को लिख लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको एक और नाम से जानते हैं, स्पिनल या फिर पैडल व्हील। पैडल PADDLE, पैडल और स्पिनल वर्क, व्हील वर्क। हो गया? ये सब लिख दिया।
लो स्टोरेज फोन में स्लो डाउन, नोटिफिकेशन बड़ा सा। डिलीट नहीं करते उसको। चलो, दो टाइप का वर्क ट्रांसफर और है इसमें। स्पेशल में दो टाइप का वर्क ट्रांसफर और है, दोनों को एक ही बार देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर और दूसरा है ऐसा पूरा ब्रांच का देखो, सीएससी वर्क ट्रांसफर, ईसी वर्क ट्रांसफर। सबसे पहला दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर और एक है स्प्रिंग वर्क ट्रांसफर। इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर, दोनों को जल्दी से देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर, देखो ये मेरा क्लोज्ड वेसल है, ये क्लोज्ड वेसल है, तो मेरा बाउंड्री क्या होगा बाबू? ये है। मान लो ना कि ये मेरा रूम है, ये इस कोचिंग का ये वाला रूम है, ठीक है? तो ये मेरा बाउंड्री हो गया। जस्ट इसके किनारे किनारे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लिया अपने माइंड में, उसी को बोलते हैं बाउंड्री। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उधर से एक वायर आया और वायर के द्वारा ना ये पंखा चल रहा है, ये बल्ब चल रहा है, ठीक है? जस्ट ऐसे करके एक वायर आया, जो भी होगा यहाँ पे एनर्जी आ गया मेरा रूम के अंदर। उससे आप कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आ गया। करंट को ऐसा लोग दिखाते हैं। अब ये बताओ कि ये मेरा दीवार है, ये मेरा इस रूम का दीवार है, इस रूम का दीवार में जस्ट एकदम बगल में बाउंड्री है कि नहीं है? जैसे ही ये करंट इसको क्रॉस करेगा, वैसे ही हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो वन स्टेट से दूसरा स्टेट या फिर बाउंड्री को क्रॉस कर गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जब ऐसा अगर हम बोल सकते हैं तो शुरू से हम बोलते हैं कि जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो वर्क हो जाए। यहाँ क्या वर्क ट्रांसफर नहीं होगा? यही है इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर। इसमें भी जस्ट वही स्पेशल केस है जिसमें कि पैडल व्हील वर्क में देखा था ना, इसमें भी क्या कोई चेंज वॉल्यूम दिख रहा है? वो नहीं। तो dV इक्वल्स टू 0 है, जिसके कारण PT भी इक्वल्स टू 0 है, लेकिन वर्क डन 0 नहीं है। इसमें भी जस्ट वही केस होगा। आगे समझ में, इसमें भी जस्ट वही केस होगा। इसके बाद अगर मान लो जैसे कि उसने वर्क डन क्या निकाला 2.80 में 60, तो इसमें वर्क डन कोई बोल दिया तो निकालने का क्या मुंह रखा दोगे क्या? नहीं निकालोगे। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है? वोल्टेज इनटू करंट, और ये किसमें आता है? वाट में। वाट कितना होता है? जूल पर सेकंड। अगर तुमको इसका आंसर जूल में चाहिए तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इनटू I इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? यस सर। टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड बन बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा जूल में आ गया। ये W को वर्क मत समझना, ये वाट है। वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो मेरा ये आ गया। ये दोनों इक्वेशन में तुमको जिस हिसाब से सूटेबल लगेगा, अगर वाट में आंसर पूछेगा तो केवल वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमको जूल में आंसर पूछा है तो वोल्टेज करंट इनटू टाइम। समझ में आ गया? ये वर्क हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर। थर्ड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थर्ड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। हम लोग स्प्रिंग वर्क ट्रांसफर, स्प्रिंग वर्क ट्रांसफर, स्प्रिंग वर्क ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड वन है, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये स्प्रिंग लगा हुआ है, कोई वेट नहीं। अभी तक हम लोग इसको फ्री नहीं छोड़े थे। जैसे ही इसको फ्री
छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग है, इसका स्टीफनेस K है, जैसे ही इसको ना फ्री छोड़ेंगे तो दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये तो फिक्स ही रहेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा, क्या हो गया, पहले यहाँ पे था इसका सेंटर, अब यहाँ पे हो गया है, तो क्या ये तुम्हारा चेंज इन लेंथ नहीं हुआ क्या, बस चेंज इन लेंथ नहीं हुआ क्या, हुआ वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ही वाला बेसिक्स अगर हम चले तो व्हाट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना फोर्स, फोर्स स्प्रिंग के टर्म में फोर्स कितना होता है, K इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इनटू dx लिखो चाहे x लिखो कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, मतलब x यूनिट से डिस्प्लेस्ड हुआ उसको यहाँ पे, तो x लिख देते हैं, तो K इनटू x पहले से बात फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एक स्प्रिंग कितना होता है, एक स्प्रिंग कितना होता है, K इनटू x होता है, ठीक है, kx लिख दिए, इनटू वर्क डन कितना है, dx, यहाँ पे dx है, ठीक है, तो ये मेरा dx हो गया। अब बताओ कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्या, यस सर, शुरू से ऐसे ही पढ़ते हैं, dx कर देंगे, इसको k कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया। अब ये बताओ k into x dx, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 हो गया, मेरा स्प्रिंग वर्क ट्रांसफर कितना आया, हाफ इंटू k इंटू x स्क्वायर आ गया। हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो, वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, हाफ x स्क्वायर, फिर से इसको समझो, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन dx लिए है हमने, x को dx को मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हम dx ले लिए, ठीक है, फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स k into x, दैट इज स्टीफनेस इनटू x, ठीक है, स्टीफनेस इनटू x, k into x into dx, छोटा है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर जैसे ही करोगे तो x dx को x स्क्वायर बाय 2 आ गया, उसका इंटीग्रेशन हाफ कॉमन निकालना, हाफ कॉमन निकाले, हाफ x स्क्वायर, यही है तुम्हारा w किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग का, समझ में आ गया, यही 3 टाइप का स्पेशल वर्क ट्रांसफर था। छाप लो इसको भी।